धोखा। मैं और शुक्र कब से घटिया और तीसरे दर्जे के बार में बैठे में नोशी से शगल कर रहे थे। हमारी बदकिस्मती हमें यहाँ ले आई थी। हमें वहम गुमान में भी न था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। हम इस बार में बैठना तो दरकनार उसके सामने से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। यहाँ का माहौल न सिर्फ तीसरे दर्जे का बल्कि प्रागंदा भी था। तीसरे दर्जे के लड़के लड़कियां, औरत और हर उम्र के मर्द भी बार में मौजूद थे। मकामी चैनल पर जो कसो मौसीकी का बोल्ड पर विग्राम दिखाया जा रहा था वो नशा तेज कर रहा था। बड़ा आज़ादाना, जज्बाती और फरीक किस्म का माहौल था। बार में जो लड़कियां थीं उनकी उम्रें 16 से 20 के दरमियान थीं। इनमें एक वेट्रेस कमला, जो 20 बरस की थी, वो मेरे महल्ले की बहू थी। इसका शौहर शराबी था। मैं इसके पति को जानता था और वो मुझे जानती थी। सास, पति और नंदों का कहना था कि पैसा लाइव कहीं से भी और कैसे भी, तुम्हें हर बात की आज़ादी और खिली छूट है। वो इस बार की सबसे खूबसूरत और पुरकशिश औरत थी। इस पर 16 बरस की दोशीज़ा का इसलिए गुमान होता था वो छुरीरे और मुतनासिब बदन की थी। अगर उसकी औलाद न होती तो जाने कब की घर छोड़कर कहीं रुपोश हो जाती। जब किसी दिन किसी वजह से वो कम पैसे लाती तो सब मिलकर इस गरीब का भरता बना देते थे। ये कहानी सिर्फ एक कमला की नहीं, हजारों कमलाओं की थी। उसने 2-1 मर्तबा मेरी कोठरी का दरवाज़ा भी रात 10 बजे खटखटाया था, लेकिन सिर्फ एक मर्तबा मैंने इसकी मदद की थी। कमला को 100 रुपए की ज़रूरत थी, वरना इसका स्वागत लातों, जूतों और तेल छिड़क कर आगे लगाने की धमकियों से होता। बेरोजगारी कितनी बुरी लानत और अजियत है, हम अच्छी तरह जानते थे। हमारी ख्वाहिश होती थी कि कोई शिकार न हो जाए, चाहे वो दुश्मन ही क्यों न हो। इस शहर की बलाएं हर एक को न सिर्फ लूट रही थीं, बल्कि नौजवान लड़कियों और औरतों को गिलाजत भरे रास्ते पर चलने पर मजबूर कर रही थी। हम यहाँ शबाब के लिए नहीं बल्कि शराब से गम गलत करने आए थे। मैं कल का अखबार ले आया था जो एक शनासा बिग स्टार वाले ने मुफ्त में दे दिया था। कल इतवार था। इतवार के अखबारात में ज़रूरत है कि इश्तिहारात की भरमार होती थी। शंकर भी वही सफ़ा देख रहा था। दफतना 20 बरस की एक लड़की अंदर आई। इसमें हर किसी को मुतवज्जे करने वाली जाज़िबियत भरी थी। वो गहरे मेकअप में थी। हालांकि इसे इसकी कतई ज़रूरत न थी, क्योंकि इसकी नमकीन और रोगनी जिल्द में बड़ा हसन और निखार था जो किसी मेकअप का मोहताज नहीं होता। इसने हाल का सरसरी सा जायज़ा लिया और हमारी मेज़ की समत बढ़ी। इसे हम दोनों शायद चर्बीदार मुर्गे दिखाई दिए थे। इसकी एक वजह गालिबन ये थी कि हम दोनों हाल के तमाम गागों में कदरे साफ सुथरे और खुश पोशाक दिखाई दे रहे थे। इसने मेज़ के करीब पहुंचकर दिलकश अंदाज से मुस्करा के देखा। इसकी आंखों में खूबसूरती थी और चेहरा दिल फरेब। क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकती हूँ? इसने मेरी आंखों में झांका। इसकी आवाज़ बड़ी मधुर थी। क्यों नहीं, मैंने अपने बराबर वाली खाली कुर्सी की तरफ इशारा करके शोखी से कहा। शुक्रिया। वो ये कहते हुए कुर्सी पर बैठ गई। श्रीमती जी, मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, हम 2 आदमी हैं। देख लें, सोच लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कदरे शोखी से बोली, मेरा काम ही सेवा करना है। कहना बहुत आसान है। मैंने इसके चेहरे पर निगाहें मरकूज करते हुए कहा। शंकर मुझे अहमकों की तरह देख रहा था। मौका तो दे। इसके चेहरे पर निखार सा आ गया। हाथ कंदन को आरसी किया। मैंने संजीदगी बरकरार रखी। हम जो जाम मचा रहे हैं इसका बिल 40 रुपए है और वेट्रेस को टप देने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 रुपए है। लींच के लिए हमारी जेबों में दमड़ी भी नहीं है। अब हम दोनों को किसी भी होटल में 2 लकी खुला दें तो हम पर बड़ा एहसान होगा। आपकी इस सेवा को हम कभी भी किया। वो एक झटके से अलिफाटे खड़ी हुई। इसके चेहरे का रंग ऐसा बदला कि वो किसी चुड़ैल की मानिंद दिखाई देने लगी। वो सूरत से मुड़ के जाने लगी तो मैंने फौरन ही उसका हाथ थाम लिया। इसने मेरा हाथ इस बारी तरह झटका जैसे हाथ में कुन के जूरा आ गया हो। फिर मुझे गजबनाक नजरों से घूरती हुई इस मेज की तरफ बढ़ गई जिस पर 60 बरस का बूढ़ा सा शख्स भोंडी आवाज में गा रहा था और नशे में दायक था। ये दानिया तेरे बाप की नहीं, मेरी भी नहीं, मेरी पीतनी की भी नहीं। वेट्रेस भी हंस रही थी।
वो इसकी मेज पर बैठ गई तो इस बूढ़े ने अपना गाना मौकूफ कर दिया, फिर तवक्कुफ करके जेब से नोटों की गड्डी निकाल कर दिखाई। नोटों की गड्डी के जादू ने इस लड़की को राम कर दिया। बिल अदा करने के बाद वो दोनों एक साथ हाथ में हाथ थामे हमारी मेज के सामने से गुजरे तो इस औरत ने मुझे हकारत भरी नजरों से देखा और फबती किसी भिखारी। इसने गलत नहीं कहा था। हम वाकई भिखारियों से भी बदतर थे, ऐसे भिखारी जिन्हें कोई 1 रुपए की भीख देने को तैयार ना होता, वरना क्या मजाल थी कि ये बूढ़ा इस बुलबुल को ले उड़ता और हम मुंह देखते रह जाते। मैं और शंकर कुछ दिनों पहले तक न सिर्फ बरसर रोजगार थे बल्कि किसी हद तक अमीर कबीर थे। बार और होटलों और शबीना क्लबों में बड़ी इज्जत और पजीराई मिलती थी। ये सब इसलिए था कि हमारी जेबें हर वक्त भरी होती थीं। हमारी आमदनी भी बहुत अच्छी थी, बरसर रोजगार थे। 5 उंगलियां घी में, सर कड़ाही में था। हम सपनों जैसी सुआंदर जिंदगी बिसर कर रहे थे। हम दोनों का पेशा काबिल तारीफ, बाइज्जत और मुअज़्ज़ज़ हर गज नहीं था, क्योंकि हम दोनों पेशावर मुजरिम थे। कौन सा जुर्म ऐसा था जिसमें हम माहिर न थे? दुनिया की एक ज़ेर ज़मीन माफिया से हमारा ताल्लुक था। मुख्तलिफ किस्म की मुहिम्मात के दौरान हमारी जेब में पड़ा रिवाल्वर किसी फरिश्ता अजल से कम न होता था। वो हमारी हर मुश्किल आसान कर देता था। औरत हो, खतरनाक मुजरिम हो, स्मगलर आ कोई दौलतमंद आ कोई मुसल्लह सिपाही, सभी सरनगों हो जाते। अब ये हमारी बातें किस्सा पारीना मालूम होती थी। कहाँ हम एयर कंडीशन्ड लग्जरी अपार्टमेंट के ख्वाबनाक माहौल में रहते थे। कहाँ अब हम घटिया तरीन इलाके की एक घटिया तरीन इमारत में तंग व तारीक कोठरियों में रहाइश पजीर थे। उन कोठरियों में जितना सुकून और आराम मुयस्सर था उन्हें अल्फाज में बयां नहीं किया जा सकता। बस यूं समझ लें कि कब्रों में पड़े मुर्दे भी शायद इतने बेचैन न होते होंगे जितने हम थे। हम रोज ही अखबार में ज़रूरत है का इश्तिहार बल्कि गुमशदगी के इश्तिहार भी बाकायदगी से पढ़ते थे। अगर किसी औरत के कुत्ते या बच्चे या शौहर की गुमशदगी का इश्तिहार नजर आता, हम इस मरके के लिए मुस्तैद हो जाते थे। इसके हुसूल का जो मुआवजा मिलता था वो हमारी गुजर बिसर का जरिया होता। सबसे मुश्किल तरीन काम शौहर की तलाश होती थी। शौहर अपनी श्रीमती के पास किसी कीमत पर जाने के लिए तैयार नहीं होते थे। वो कहते थे कि 20 बरस के बाद तो जिंदान से रिहाई मिली है, हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हम अखबार पढ़ते पढ़ते एकदम चौंक गए। टीवी से जो सॉन्ग आइटम दिखाया जा रहा था इसे एकदम रोक दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज की स्लाइड आ गई। फिर टीवी अनाउंसर ने नुमदार होकर एक सनसनीखेज खबर सुनाई जो डाके से मुताल्लिक थी। एक शातिर और दलेर डाकू ने एक अजीब व गरीब और दिलचस्प डकैती की वारदात की थी। इसने शहर की स्टील और एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज के 2 कारकुनों को बेबस करके 2 करोड़ की रकम छीन ली थी। इंडस्ट्रीज के ये मुलाजमीन, जिनमें एक कैशियर और दूसरा एक अकाउंटेंट था, मुलाजमीन की तनख्वाहें और सप्लायर्स को देने के लिए रकम ले जा रहे थे। डाकू ने ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ा जो उसकी गिरफ्तारी में पुलिस की मदद कर सकता। वो जिस गाड़ी से फरार हुआ वो भी मसरूका थी और वो कुआ की जगह से कोई 3 मील के फासले पर शहर के बीचों बीच दस्तयाब हुई थी। पुलिस ने डाकू की निशानदही के लिए एक जबरदस्त इनाम का ऐलान किया था। निशानदही करने वाले को मसरूका रकम का 10% हिस्सा देने की पेशकश की गई थी। पुलिस की इत्तला के मुताबिक डाकू का हुलिया यूं था: दरमियानी कद, दुबला पतला जिस्म, चेहरे पर निकाब, नीली जैकेट, सफेद कमीज और काली पतलून। इस खबर को सानाने के बाद टीवी पर फिर बोल्ड और बेहिजाबाना रक्स का प्रोग्राम नशर होने लगा। हमारी बास की नज़रों में बड़ी वक़ात, इज्जत और कदरदानी थी। इसे जब कभी हमारी खिदमात की ज़रूरत महसूस होती वो हमारी पसंद की नई मॉडल की गाड़ी भेज देता था। पेशगी मुआवजे की खतीर रकम काम के आगाज से पहले ही हमारी जेबों को भर देती थी। हमारे शब और रोज़ मुंबई शहर के शबीना क्लबों और निगार खानों में गुजरते थे, जहां चोटी की हेरोइनें और हीरो भी आते थे। इसके अलावा शोबिस की रंगीन तितलियां, उभरती अदाकाराएं और टीवी की फिनकाराएं भी सिर्फ पैसे के लिए आती थीं। हमें उनका कुर्ब हासिल था। किमार खानों में उन दिनों लक्ष्मी हम पर मेहरबान रहती थी। मिट्टी में हाथ डालो तो वो सूना बन जाती थी। पैसा हो तो दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है। हम इस रकम से खूब फायदा उठाते और बहती गंगा में हाथ धोते। हमने कभी भी भूले से कल की कोई परवाह नहीं की। शंकर ने टीवी पर बोल्ड रक्स देखते हुए अखबार अलिफाटे कर मेज पर जोर से पटका। ये इस खबर का रद्द अमल था जो टीवी पर नशर हुई थी। बार का मालिक काउंटर से चीख कर बोला, इसे कहते हैं अजीम कारनामा, काश वो सामने होता, मैं इसके चरण छू लेता।
हाँ वाकई, शंकर ने जले भुने लहजे में कहा। दुबला पतला जिस्म, गधे को एक हाथ मारो, 2 दिन तक बिस्तर से ना हिले। इसने तन्हा ही कैसा अजीम कारनामा अंजाम दिया। हमारे लिए डूब मरने का मकाम है चुल्लू भर पानी में। एक हम हैंग के कुत्ते तलाश करके पेट का टक सर्द करते हैं। यार, लानत है हमारी जिंदगी पर। मैंने कुछ देर सोचने के बाद उसके करीब होकर उसके कान में सरगोशी की। यार शंकर, क्यों ना हम मिसेस साधना घोष के कुत्ते की तलाश के बजाय, जिसकी बाजियाबी पर सिर्फ 500 रुपये मिलेंगे, लिहाजा क्यों ना हम इस डाकू का सुराग लगाने की कोशिश करें। 2 करोड़ का 10% कम नहीं होता है। हम फिर से कई दिनों तक शाहाना जिंदगी बिसर करेंगे। शंकर की जगह कोई और होता तो वो खुश होकर मेरे हाथ चूम लेता, मेरी तजवीज़ की तायीद करता। वो कनूती शख्स है। इसी दौरान वेट्रेस जो 16 बरस की थी खाली गिलास उठाने आई। इसके जाने के बाद वो गहरा सांस लेकर मायूसी से बोला, देखो शेख, चली जैसी बातें ना करो। क्या वारदात की तफसीलात से अंदाजा नहीं होता कि मुजरिम किस कदर शातिर और चालाक है। वो सपने में भी हमारे हाथ नहीं आएगा, बल्कि कहीं हम इसका शिकार ना हो जाएं। बार के मालिक के कान बहुत तेज थे। इसने हमारी बात सुन ली थी। इसने चीख कर कहा, हमारी पुलिस निरी अहमक है। वो पुलिस के इंतजार में उनकी सेवा करने थोड़ी बैठा होगा। इसने फरार का मंसूबा पहले ही बना लिया होगा। वो हवाई जहाज से रकम लूटते ही फरार हो गया होगा, और वो अकेला हर गज नहीं गया होगा। जाने किसकी बीवी, बहन, बहू और बेटी को साथ लेता गया होगा ताकि जश्न मिना सके। वो शायद मशरूब खास पी रहा था। इसने अपना पैग खाली करके कहा, बुरा ना मानो, अपने घर जाकर देखो कहीं तुम्हारे घर की औरत गायब तो नहीं है। इत्तेफाक से हम दोनों के मुकद्दर में कोई औरत नहीं लिखी, और तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। टीवी से जो खबर नशर हुई थी इसमें बताया गया था कि मसरूका नोट बिल्कुल नए हैं। उनके नंबर बैंक में महफूज हैं। जाहिर है कि मुजरिम इस सूरत में ये नोट इस शहर में खर्च करने की गलती नहीं कर सकता। शंकर ने सर हिलाकर कहा, वो यकीनन किसी दूसरे सूबे में फरार हो गया होगा। वो बंगाल, आसाम, मैसूर भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी रकम गैर महफूज होने के अलावा इसकी जान भी खतरे में थी। दफतना मुझे अपने साबिक बास का ख्याल आया। मैं इसके बारे में सोचने लगा, जिसके 2 रूप थे। इसका एक रूप ये था कि वो इस मुल्क का बहुत बड़ा सनतकार था, दूसरे वो ज़ेर ज़मीन दानिया का माफिया था। इसने जराइम पेशा अफराद का एक गिरोह बना रखा था। इस मामले का सनसनीखेज और दिलचस्प पहलू यह था कि एक डाकू ने दूसरे डाकू की दौलत पर जबरदस्त डाका मारा था। लोहे को लोहे ने काटा था। जब हम उसके आलाकार थे और उसका हर हुक्म बजा लाते तो वो दुनिया की हर आसाइश, शबाब और शराब फराहम करता था। शंकर का इस गिरोह से निकलना इसकी अपनी लग़्ज़िश का नतीजा था, मगर मेरे इखराज का सब एक कताल आलम थी। मैं उन दिनों एक प्री पैकर से मोहब्बत करता था, इसका नाम कांता था। मैं इस बुत्तन्नास पर दिल खोल कर खर्च करता था। यह कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि इस पर अपनी आमदनी लुटाता था। वो ना सिर्फ समझदार, मेहरबान, फयाज बल्कि शातिर भी थी। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने इसे अपने बास से मिला दिया था कि वो मेरे इंतखाब पर रश्क करे। दरअसल इसे आलमी मुकाबला हसन ने शरीक कराना चाहता था, क्योंकि इसके तनासुब इस मेयार पर पूरे उतरते थे जो मुकाबले के लिए मुकर्रर थे, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो बेवफा निकलेगी। इसे जैसे ही बास का कुर्ब नसीब हुआ, इसने मुझे यकसर फरामोश कर दिया, मगर मैं हिम्मत हारने वालों में से न था, इसलिए कि वो मेरा सपना थी और मैं इसे शिद्दत से चाहता था कि इससे बेताल्लुक नहीं हो सकता था। जब बास ने मेरी इस जज्बाती कैफियत और दीवानगी को महसूस किया तो इसने मुझे अपने गिरोह से निकाल दिया। अलहिदा करते वक्त इसने निहायत वाशिगाफ अल्फाज में मुझे तंबी की थी कि मैं भूले से भी उसके और कांता के दरमियान हाइल होने की कोशिश न करूं। अगर किया तो ये नाकाबिल मुआफ़ी हमाकत होगी, फिर मेरी लाश का पत्ता भी नहीं चलेगा। मैं इतना बेवकूफ़ न था कि मैं उसकी धमकी पर कान न धरता, क्योंकि मैं जानता था कि वो बेरहम, सफाक और ख़तरनाक शख्स है। मुझे कांता के साथ गुजरे लम्हात गुजार कर इसे भला देने का दावा इसलिए भी नहीं था कि मैं जानता था कि जेब भरी हो तो एक किया ऐसी 10 कांता मिल जाती है। दिल को और खुद को दिलासा देकर कुत्तों और नाराज शोहरों की तलाश के धंधे से लग गया। रात के 9 बजे में और शंकर बार से निकले तो इस वक्त तबीयत बड़ी भारी थी और भूख भी लग रही थी। शंकर ने एक ठेले से बर्गर खरीदा। हम आधा आधा खाते हुए बोझल कदमों से अपनी नर्क जैसी खोलियों की तरफ बढ़े।
बिल्डिंग की सीढ़ियों के पास मालिकन ठनी नजर आई जो कुछ किराएदारों से उलझी हुई थी। मैं दबे पांव इसकी नजरों से बचकर निकल जाना चाहता था मगर इसने मुझे देख लिया था। मिस्टर शेखर, इसका लहजा अस्तहज़ाए था। वो तेजी से इस तरफ आई। मैंने नदामत से कहा, सॉरी मिस नलिनी। चूंकि मुझे अंदेशा था कि अब कहीं दूसरे किरायादारों के सामने किराया मांग कर शर्मिंदा ना करे। काफी दिनों से कोई गुमशुदा कुत्ता किता मिली और ना ही शौहर, इसलिए अभी आपकी नजरों से कतरा के निकल रहा था। आई एम सॉरी। लम्हे के लिए नलिनी की आंखों में एक चमक सी कौंध गई, फिर इसने एक हल्का सा कहकहा लगाया और फिर बड़ी खुश इखलाकी से बोली, मुझे तुम्हारी तरफ से इत्मीनान है। मैं जानती हूं कि तुम एक जिम्मेदार शख्स हो। जैसे ही तुम्हें पैसे मिलेंगे मेरा किराया अदा करोगे। फिर इसे अचानक याद आ गया, तुम्हें किसी ने फोन किया था। किसने? मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा। नलिनी ने तेजी से अपनी सुरमगी पलकें झपकाईं और शोखी से बोली, कोई लड़की थी। उसकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि वो तुम्हारी कोई पुरानी शनासा है। इसने पैगाम दिया है कि तुम आज ही इससे राब्ता कर लो। फिर तवक्कुफ करके अपने पर्स से नोटबुक निकाली और उसकी वरक गर्दानी करती हुई बोली, एक मिनट, इसका नंबर देती हो। इसका नाम क्या था? मैंने बेताबी से सवाल किया। नलिनी ने ज़हन पर जोर दिया और सोचने लगी, फिर बोली, बड़ा सुंदर नाम था। इसका नाम कांता था। मैं एकदम से चौंक पड़ा। मुझे अपनी समाअत पर यकीन नहीं आ रहा। इसने पर्स से बाल पेन निकालकर एक कागज पर नंबर लिखकर इसे फाड़ा, फिर मेरी तरफ बढ़ा दिया। हाँ, एक बात मुझे जो याद आई, इसने कहा था कि अगर आज तुम किसी वजह से फोन ना कर सको तो फिर इस वक्त तक ना करना जब तक खुद में फोन ना करो। फिर वो खिलखिला के हंस पड़ी और उसने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, क्या वो कोई मालदार बेवा है? इस किस्म की औरतें दिल खोल कर रकम खर्च करती हैं। मैं उसके खिलाफ हूं। मैं मोहब्बत से जीतने के हक में हूं। मेरे नजदीक मोहब्बत खरीदना गैर शाइस्तगी और एक तरह से सौदेबाजी है। तुम्हें इतना अर्जा नहीं बनना चाहिए। मुझे देखो, कभी मेरी आंखों में झांको। मुझे इसकी आंखों में झांकने की फुर्सत कहाँ थी। कांता के पैगाम ने मेरे अंदर बेचैनियां भर दी थीं। मैं इसे फौरन फोन करना चाहता था। जब मैं कांता से फोन पर बात करके रिसीवर करेडल पर रख रहा था तो नलिनी का हल्का सा कहका सुनाई दिया। इसके कहकहे में जो हसरत और खिफ़त थी वो भी मेरी राह में हाइल ना हो सकी। मैं कांता के फ्लैट की तरफ जा रहा था तो मेरे ज़हन में तरह तरह के ख्यालात जन्म ले रहे थे। इस बेवफा ने मुझे आज क्यों याद किया था? आखिर मेरी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी जबकि मेरे बास ने एक महारानी की तरह रखा हुआ था? क्या बास का दिल इससे भर गया? इस खिलौने से खेल कर बास ने इसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है? क्या उसके दिल के निहा खाने में मेरी सुई मोहब्बत जाग उठी है? नहीं, एक कलाश शख्स से दानिया की बदसूरत से बदसूरत औरत मोहब्बत करने से कासिर होती है। कहीं वो ये तो नहीं चाहती कि बास को मेरे हाथों कत्ल करवा के इसकी सारी दौलत, कारोबार और जायदाद पर काबिज हो जाए? इस बात का इम्कान था। मैंने इसके फ्लैट की इत्तला घंटी बिजाई। चंद लम्हों के बाद दूर से कांता के कदमों की चाप आती सानाई दी। फिर उसकी आवाज आई, दरवाजा खुला है, अंदर आकर खाने की टेबल पर जाओ, वहां तुम्हारे लिए चिकन बरोस्ट और मशरूब खास मौजूद है। जब मैं अंदर घुसा और इसे मुतलाशी नजरों से देखा तो इसकी रेशमी आवाज का जीरो बम फिजा में गूंजा, तुम भोजन करो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूं। मेरा हाल भूख से बुरा हो रहा था। मैं चिकन बरोस्ट पर किसी गिद्ध की तरह टूट पड़ा और नदीदों की तरह शिकम सेर होने लगा। चिकन बरोस्ट फुल था। खाबगा की तपाई पर मशरूब से भरी बोतल, सोडा की बोतल और गिलास भी मौजूद था। महीनों भर बाद तो खूब खाने को मिला था। कांता के आने तक चिकन बरोस्ट का नामो निशान तक बाकी न था। सिर्फ हड्डियां बेची थीं, उन पर गोश्त का रेशा तक न रहा था। मशरूब पीते हुए मैं हल्की हल्की मौसीकी से लुत्फ अंदोज होता। मैं इस फ्लैट और उसकी शाहाना आराइश के तिलिस में खो गया। दरीचे के करीब नर्म गद्दे, मखमली तकिए और रेशमी चादर वाली मसहरी बिछी थी। मैंने अपने लिए दूसरा जाम तैयार किया। इस असना में कांता गुस्ल खाने से नमूदार हुई तो इसके मखमली शानों पर रेशमी सियाह जुल्फें बादलों की तरह बिखरी हुई थीं। इसके बालों से सूंधी सूंधी ख्वाशब्बों की महक फूट रही थी। उसका पुरशको सरापा गजब ढा रहा था।
इसका हसन पहले की तरह दिल फरेब और शोला जवाला बना हुआ था। कांता जान, मैं हैरान हूं कि आज तुमने मुझे कैसे याद कर लिया। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। मुझे यकीन था कि तुम मुझसे नाराज और बदगुमान नहीं होगे और मेरी दावत पर सर के बिल चले ईयोगे। मैं फौरन ही चला आया हूं। मेरे दिल के किसी कोने में अब तुमसे कोई शिकायत नहीं रही। इसने अपनी लंबी लंबी सुरमगी पलकें झपकाईं और प्यार भरे लहजे में बोली तो इसके चेहरे पर नदामत की सारुखी फैल गई। मैं तुमसे बेहद शर्मिंदा हूं। यूं तो मेरे परवानों की कोई कमी नहीं, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो, लेकिन तुम्हारे जैसा मुखलिस और कदरदान कोई नहीं। ये सब बुरे हैं, हवस परस्त हैं। मुझे तुम पर अंधा एतमाद है, इसलिए मैंने तुम्हें कभी भी मायूस नहीं किया। मुझे इससे इनकार नहीं कांता। तुम्हारे इल्म में मेरी माली हालत यकीनन होगी। मैं आज अब एक भिखारी से भी बदतर हूं। मुझे तुमसे माली ताउन दरकार नहीं है। मेरे पास इस कदर पैसा है कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। चंद लम्हों के बाद माजी की वालहाना और नाकाबिल फरामोश और यादगार मोहब्बत ने दोबारा जन्म लिया तो इसने बताया कि साबिक बात से मतनफ़िर होकर अब वो हमेशा के लिए मेरी है। वो इस बात पर सख्त नादिम थी कि इसने मेरा दिल दाखाया और मेरी मोहब्बत को फूल की तरह पामाल किया। वो मेरे हाथों को आंखों से लगाते हुए बोली, मुझे मुआफ़ कर दो मेरे प्यारे शिखर। मैंने इससे जो मोहब्बत का नाटक रचाया है वो सिर्फ तुम्हारी तरक्की और मुस्तकबिल के लिए था। मैंने तुम्हारे लिए यह कुर्बानी दी थी क्योंकि मुझे डर और अंदेशा था कि हमारी मोहब्बत और कुर्बत से जलकर वो बेरहम और सफाक शख्स तुम्हें कत्ल न करा दे, लेकिन इसने ये महसूस कर लिया था कि हम दोनों एक दूसरे के लिए पागल हैं, इसलिए इसने तुम्हें धमकी देकर अपने गिरोह से निकाल दिया। मैं तुमसे जितना अरसा जुदा रही, इस दौरान मुझ पर कैसी अजियत और क़यामत टूटती रही, तुम इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो नफ़रत से बास का जिक्र करते हुए कहने लगी, मैं इस जलील कमीने और शैतान से इबरतनाक इंतकाम लेना चाहती हूँ। मेरा बस चले तो इसे लम्हे के लिए भी जिंदा ना रहने दूं। फिर बड़े फ़ख्र और तकब्बुर से कहने लगी, मैंने अपनी इंतकामी कार्रवाई की पहली चोटी सर कर ली है। मेरा ख्याल है कि इसके लिए इतनी ही सज़ा काफ़ी है। मैंने इसका गुरूर और तकब्बुर खाक में मिला दिया है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। क्या तुमने 2 करोड़ की रकम की रहज़नी की वारदात की खबर नहीं सुनी, जो इस शहर की सबसे बड़ी सनसनी अंगेज वारदात थी? हाँ, मैंने सर हिलाया। लेकिन तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? इसने फ़ख्र से अपना सीना ठोंका। ये अजीम कारनामा तुम्हारी कांता ने अंजाम दिया है। वो मेरे चेहरे पर तजब्जुब और इस्तिजाब देखकर मजीद बोली तो इसके होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभर आई। अगरचे बात से मेरे गहरे मरासिम हैं। मैं ये मुहिम सर करके इसके पास पहुंची तो वो गुस्से से किसी पागल कुत्ते की तरह हो रहा था। मुझे इस कामयाबी से ऐसा लग रहा था जैसे मैंने इसके मुंह पर जूता दे मारा हो। मैंने इससे ज़बरदस्त इंतकाम ले लिया था। क्या ये मंसूबा तुम्हारे ज़हन की पैदावार था? मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। सिर्फ मंसूबा ही नहीं बल्कि इस पर अमल भी मैंने खुद ही किया। सादा सी बात है, मर्दाना लिबास, एक निकाब, हाथों में दस्ताने, चर्मी टोपी, खौफनाक रिवाल्वर। ये चीज़ें मेरे बहुत ही काम आएं। मैं तुम्हारी इस दिलेरी की जितनी भी दाद दूं बहुत कम है, मैंने सराहते हुए कहा। किसी के वहम गुमान है भी ये बात नहीं आ सकती थी कि इतना दुश्वार गुजार काम अंजाम देने वाला डाकू नहीं एक जवान और खाउबरू औरत हो सकती है। सबसे ज्यादा दिलचस्प अमर यह है कि मैं अब समझा कि डाकू का कद दरमियाना और जिस्म छुरीरा और दाबिला पतला क्यों था। रकम कहाँ है? ख्वाबगाह में, बिस्तर के नीचे, कांता ने बड़े पर सुकून लहजे में बताया। लेकिन कांता, अगर बास के कानों में भनक पड़ गई तो वो तुम्हारा पर शबाब गुदाज बदन गोलियों से भूनकर कुत्तों को खुला देगा। मैंने तशवीश भरे लहजे में कहा। ओनेह! कांता ने नफरत और हिकारत से मुंह बनाया। वो इतना अक्लमंद हरगिज नहीं है जितना तुम समझते हो। इसने अपनी हमाकतों से खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इसके गिरोह के कई लोग बागी हो चुके हैं। पुलिस भी इसकी ताक में है। फिर कांता ने गर्मजोशी से मेरा हाथ थामा और मसहरी के पास ले गई, जहां बिस्तर के नीचे 2 करोड़ की रकम बड़े बड़े नोटों की शक्ल में मौजूद थी। कांता ने अलमारी से एक थैला निकालकर इसमें नोटों की गुड्डियां भर दी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई।
अगर ये रकम 2 लाख भी होती तो बड़ी होती, लेकिन ये 2 करोड़ है, उन्हें फ्लैट में रखना बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने कहा, ये फजूल सी बात है। मैं तो इस वक्त ये सोच रही हूं कि हम हनीमून मनाने कहाँ जाएं और बकिया जिंदगी कहाँ बिसर की जाए। ये बात मत भूलो कि नोटों के नंबर बैंक और पुलिस के पास मौजूद है। मैंने इसकी सनसनीखेज बात पर तवज्जो दिए बगैर कहा, मैं जानती हूं। कांता के लहजे में गजब का ठहराव और एतमाद था। ये रकम दुबई, बहरीन और अबू ज़हबी में बआसानी कैश हो जाएगी। वहां कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। गोया तुम सदा के लिए हिंदुस्तान को खैरबाद कहना चाहती हो। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी मेरे प्यारे। मैं चाहती हूं कि मौका मिलते ही किसी स्मगलर की लांच से फी अलवक्त दुबई चले जाएं। हमारे पास पासपोर्ट है। हम अमरीका और यूरोप में जा सकते हैं। हमारे खिलाफ कानून के पास कोई सबूत नहीं है। कब चलने का इरादा है? 1 हफ्ते बाद, ताकि तमाम खतरात टल जाएं। खतरा तो अब भी कुछ नहीं, लेकिन एहतियात लाजमी है। बास 20 दिन के लिए हेरोइन और अपनी दिल लवाज महबूबाहे को लेकर लंदन गया हुआ है। मैं इसकी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाकर उसका फ्लैट बेच दूंगी। 2 अदाकाराएं इसे अच्छी कीमत पर खरीदने के मौड में हैं, क्योंकि ऐसा शानदार लग्जरी फ्लैट मुश्किल से मिलता है। लेकिन तुम्हें एक काम करना है। वो किया? मैं हमातन गोश हो गया। फरमाओ। गौर से सानो। इस सिलसिले में भी तुम पर शुबा नहीं किया जा सकता, इसलिए कि ये पेशा तुम्हें तर्क किए 7-8 महीने का अरसा बैठ चुका है। एहतियातना इस मुलाकात का जिक्र किसी से भी ना करना, अगर तुम्हारी कोई महबूबा हो, और मालिकन नलनी से भी। तुम मुझसे खुद राब्ता ना करना जब तक मैं खुद तुमसे राब्ता ना करूं, लिहाजा तुम यहां आने की कोशिश भी ना करना। इस दौरान मैं अपना प्रोग्राम बना लूंगी। लॉन्च के मालिक को रकम देकर कागजी तैयारियां मुकम्मल कर लूंगी। मैं हवाई जहाज से दुबई पहुंचूंगी और वहीं तुम्हारा पुरतपाक स्वागत करूंगी। जब मैं 1 घंटे बाद वापस जाने लगा तो इसने अपनायत से कहा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूं शेखर। इसमें कोई तसन्नु और खोट नहीं है। इस बात का अंदाज़ा और एहसास इस बात से कर सकते हो कि मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए कितना खतरनाक कदम उठाया है। फिर इसने रकम का थैला मेरी तरफ बढ़ाया और साथ ही एक फूला हुआ लिफाफा भी। लो, इसमें वो रकम है जो मैंने बास की अलमारी की तिजोरी से निकाली है, और लिफाफे में 40,000 रुपए है। तुम इससे नए कपड़े और जूते खरीद लो तो, और किसी होटल में कमरा ले लो, फिर मुझे इत्तला दे देना ताकि मैं तुमसे वहां मिलने आ सकूं। मैंने थैला हाथों में थाम कर लिफाफा जेब में ठूंस लिया। ये रकम मेरे मसाइल का हल थी। इसने मुझ पर सरशारी तारी कर दी थी। अब मुझे कुत्तों की तलाश की मुहिम से नजात मिल गई थी। मुंबई शहर में रात को भी दिन होता है। मैंने निस्फ मील चलने के बाद टैक्सी रखवाई। मैंने अपनी कोठेर में पहुंचकर रोशनी नहीं की। कोठरी में एक 4 फुट की अलमारी थी। रकम का थैला इस हैंड ठूंस दिया जो मैले कुचैले कपड़ों की आगोश में गुम हो गया। मैंने लिफाफे में से रकम निकाली तो कांता के फ्लैट की एक डुप्लीकेट चाबी भी बरामद हुई, जो इसने शायद गलती से लिफाफे में रख दी थी। मुझे इत्मीनान हो गया था कि इस पर किसी की नजर नहीं पड़ सकती। इसे मैंने बड़ी हिफाजत से रख लिया। मेरी मुख खिली तो दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। शंकर सामने था। वो अंदर आया तो मैं बिस्तर पर दराज हो गया। वो मानी खेज लहजे में बोला, रात तुम्हारी कहीं दावत थी जो सुबह के वक्त लूटे हो? तुम्हें किसने बताया? मालिकन मिस नलिनी ने। वो एकदम से हंस दिया। मैंने दिल में नलिनी को जी भर के गालियां दें कि कहीं इसने कांता का नाम ना ले दिया हो, लेकिन इसने बता दिया था। यार शेखर, क्या तुम नहीं जानते कि कांता कैसी खुद गरज औरत है? इसने तुम्हें मोहब्बत में कैसा धोखा दिया। तुम उसका ख्याल दिल से निकाल दो। इसे मैं तुम से ज्यादा समझता हूं। वो 1.5 बरस मेरी मोहब्बत रही है। मैंने बेनियाजी से कहा, कहीं ऐसा ना हो कि बास को तुम्हारे मील जौल की खबर हो जाए और मुझे तुम्हारी लाश भी ना मिले। यार, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, तो फिक्रमंद और परेशान ना हो। मैंने इसे यकीन दिलाया। अच्छा, तो तुम मेरे साथ चलकर नाश्ता करो। कल रात मैंने एक शौहर का सुराग लगाया है जो एक फ्लैट में अपनी सेक्रेटरी के साथ रहता है, और उसने खुफिया सिविल मैरिज कर रखी थी। मुझे श्रीमती जी ने 1,000 की रकम दी। इसका पति और सेक्रेटरी साहिबा दोनों अस्पताल में दाखिल हैं। यार, मैं बहुत थका हुआ हूं,
सुनना चाहता हूँ। अभी लेता था कि नलिनी आ धमकी और मुझे देखकर हैरत से बोली। मैं समझी कि तुम रात आए ही नहीं। तुम गलत समझ रही हो। मुझे इस औरत के पति ने मुलाजमत के लिए बुलाया था और 2 माह की पेशगी तनख्वाह भी दी। ये लो। मैंने इसे अपना और शंकर का 2 माह का किराया दे दिया। ओह, नलिनी चहकी। मुझे बनाने की कोशिश न करो। इसकी आंखों में हसरत और अनजाना सा प्यार था। फिर वो लहजा बदलकर तशवीश से बोली, थोड़ी देर पहले पुलिस के 2 आदमी तुम्हें पूछते हुए आए थे। मैंने उन्हें तरखादा था। मैं अंदर से कांप गया। पुलिस ने शायद मुझे मुश्तबा लोगों में शामिल कर लिया था। 2 करोड़ की रकम अजाब बन गई थी। इसकी हिफाजत करना आसान नहीं था। ये ऐसा ही था जैसे एक अगवा की हुई लड़की को इसकी इज्जत और आबरू बचाना। ये न सिर्फ वबाल बल्कि इंतहाई अजियतनाक भी था। मैं परेशानी के आलम में नाश्ता करने के लिए एक होटल में चला आया। मैं होटल में घुस रहा था कि शंकर भी आ गया। मैंने इंतहाई पर तकल्लुफ नाश्ते और करीम काफ़ी का ऑर्डर दिया तो इसने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे कह रहा हो कि कभी तुम्हारे बाप ने भी कभी सपने में भी ऐसा नाश्ता किया था। मैंने इसको बताया कि मैंने न सिर्फ नलिनी को तुम्हारी खोली का गुज़िश्ता माह बल्कि 2 माह का पेशगी किराया भी अदा कर दिया है। बार के मालिक का जो कर्ज हम दोनों के असाब पर 3 माह से बोझ बना हुआ है वो भी इसके मुंह पर दे मारूंगा। अब तुम्हें कुत्तों की तलाश में खार होने की चंदा जरूरत नहीं। यार कहीं ये मेरी समात का फतूर तो नहीं किया किसी पत्नी ने अपने मालदार बूढ़े शौहर को बाजियाब करने की खुशी में तुम्हें किसी बड़े इनाम से सरफराज किया है। इस वक्त चूंकि होटल की तकरीबन सारी मेजें खाली थीं, सिर्फ कोने की मेज पर एक जोड़ा नाश्ता कर रहा था। मैंने शंकर को एतमाद में लेकर रात का फसाना और 2 करोड़ की रकम का किस्सा सुनाया। मैं और शंकर कोई बात एक दूसरे से छुपाते नहीं थे। यार शेखर, इस थैले में रकम नहीं बल्कि बम है जो किसी भी लम्हे फट सकता है। इसने खुद को बचाने और महफूज रखने के लिए इतनी बड़ी रकम तुम्हारे पास रखवा दी है। कभी किसी वक्त तुम्हें चकमा देकर सारी रकम लेकर चंपत हो जाएगी। वो तुझे पहले भी एक बार उल्लू बना चुकी है। मगर यार, वो मुझसे शदीद मोहब्बत करती है। मैंने कांता का दिफा किया। वो मेरे साथ हरगिज फरार नहीं करेगी। देख मेरे यार, जंग और मोहब्बत में हर चीज जायज होती है। क्या तो ये बात भूल रहा है? जब मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज है तो क्यों ना हम 2 करोड़ की रकम लेकर दुबई या सिंगापुर चले जाएं और वहां एक नई और ख्वाबनाक जिंदगी का आगाज करें। मैंने कहा, ये रकम कांता के बाप की तो है नहीं, हमारे दाशमन बास की है जिसने हमें बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया। लेकिन मैं इस वक्त कुछ और ही सोच रहा हूं मेरे यार। शंकर बड़ी संजीदगी से कहने लगा, मैं जराइम पेशा जिंदगी से तंग आ गया हूं, अब मेहनत मजदूरी की खाना चाहता हूं। मैं किरमानी को देखता हूं तो शर्म आती है। वो उम्र में हमसे 10 बरस बड़ा है, रेलवे स्टेशन पर कुली है। अपनी आमदनी से कितना खुश और मुतमईन है। इसे ना तो पुलिस का धड़का रहता है और ना ज़मीर की मलामत का। मजे से सोता है। पुलिस हमें किसी ना किसी केस में फंसाने के चक्कर में होती है। हम रात को सुकून से सो नहीं पाते। अबे, क्या ये डायलॉग किसी फिल्म के हैं? मैंने पूछा। हाँ, मेरी अपनी जिंदगी की फिल्म के इसने जवाब दिया। मैंने सोच लिया और फैसला भी कर लिया है कि कुली बन जाऊंगा यार। तुम भी रात को जरा ठंडे दिल से सोचना। इसी वक्त मैंने 2 मशकूक आदमियों को होटल से बाहर टहलते हुए देखा। मैं इतनी बड़ी रकम से किसी कीमत पर हाथ धोना नहीं चाहता था। मैं उन्हें धोखा देना चाहता था। शंकर रेलवे स्टेशन चला गया किरमानी से बात करने और मैं अपनी खोली में जा पहुंचा। नलिनी से एक थैला मांगा और अपनी कोठरी में ले आया। इसमें पुराने कपड़े भरे और कमरा मुकफ्फल करके नीचे आया और एक टैक्सी करके इसमें सवार हो गया। मैंने अकबी आईने में देखा कि मेरा ताक़ुब किया जा रहा है। मैंने ड्राइवर से कहा कि जितना तेज दौड़ा सकते हो दौड़ाओ। मेरे दुश्मन मेरी जान लेने के लिए ताक़ुब कर रहे हैं। ड्राइवर जवान था और होशियार भी। इसने 3 घंटे उन्हें परेशान किया और जल देता रहा। आखिरकार उन्होंने शिकस्त मान ली।
रेलवे स्टेशन पहुंचकर मैं किराया अदा करके इमारत में दाखिल हो ही रहा था कि उन बदमाशों ने, जो दरअसल पुलिस के आदमी थे और सादा लिबास में थे, मुझे धर लिया। वो कल 3 अफराद थे। इनके चेहरों पर सख्ती और आंखों से सफाकी झांक रही थी। इनमें से एक ने मेरे हाथों से थैला छीन लिया और लहराया, मैं इंस्पेक्टर शर्मा हूं। उसने वहीं खड़े खड़े थैले की तलाशी ली और आस में पुराने कपड़े देख कर आस का पारा चढ़ गया। उसने तैश में आकर थैला मेरे मुंह पर दे मारा। वो रकम कहाँ है? कौन सी रकम सर? मैंने अनजान बनकर पूछा। जो तुमने 3 दिन पहले दिन दिहाड़े लूटी थी। 2 करोड़ की रकम। सर, ये अब से किसने कह दिया कि वो रकम मैंने लूटी थी? एक मुखबिर औरत ने इत्तला दी है। इंस्पेक्टर साहब, अब जरा ठंडे दिल से सोचें कि इतनी बड़ी रकम अगर मेरे हाथ लगती तो इस वक्त में हांगकांग, दुबई या सिंगापुर में होता, इस कार कोठरी में नहीं सड़ता रहता। मैं 3 दिन के लिए पूना जा रहा था कि आपने। इसके बावजूद मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां मुझसे 6 घंटे तक पूछगुछ होती रही। हरासा और तशद्दुद भी गया। जब वो मेरी खासी खातिर मदद कर चुके तो मैंने पुलिस अफसर से कहा, सर, क्यों ना अब साथ चलकर मेरे घर की तलाशी ले ले। मुजरिम इतना अहमक नहीं होता कि इतनी बड़ी रकम अपने घर में रखे। इसने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ रसीद करके कहा, अगर वो मेरे घर की तलाशी ले लेते तो मैं बेमौत मारा जाता, इसलिए कि रकम घर पर ही मौजूद थी। मैं घर पहुंचा तो रात के 10 बज रहे थे। मैं सारा रास्ता ये सोचता हुआ आया था कि इसी वक्त रकम कांता को वापस दे उहेगा और इससे माजरत कर लूंगा, फिर मैं भी कुली बन जाऊंगा। और ये मेरा जज्बाती फैसला नहीं था। मैं रकम का थैला लेकर बिल्डिंग के अकबी रास्ते से निकला और कांता के फ्लैट पर पहुंचकर डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला तो इसकी हंसी की आवाज ख्वाबगाह में गूंज रही थी। वो हंसी से दाहरी होकर कह रही थी, राजपाल, मैंने शेखर को खूब बेवकूफ बनाया। मैं कल सुबह पुलिस को इत्तला दूंगी कि रकम उसकी अलमारी में एक थैले में रखी है। रकम का 10% इनाम मुझे मिल जाएगा। मैं 1 घंटे पहले ही रकम वाला थैला देकर आ चुकी हूँ। जो तुम 10 किलो हेरोइन लाए हो, हम उसे लंदन ले जाएंगे। वहां शाहाना फ्लैट खरीद कर जिंदगी गुजारेंगे। मैंने बेडरूम में झांक कर देखा। वो दोनों शराब पी रहे थे। राजपाल कह रहा था, तुम जितनी हुसैन हो इतनी ही ज़हीन भी। ये 10 किलो हेरोइन वहां लाखों पौंड की होगी, जो हमारी किस्मत बदल देगी, हमारी जिंदगी और मुस्तकबिल बना देगी। वो अनजाने सपने देख रहे थे। मैंने नीचे आकर पहले अपने एक दोस्त रणधीर दास को फोन किया, जो एक क्राइम रिपोर्टर था, और फिर इंस्पेक्टर शर्मा कपूर को इत्तला दी, इसलिए कि इनाम का मामला था। पुलिस ने जिस वक्त छापा मारा वो नशे में दायब थे। मेरा दोस्त भी पहुंच चुका था। वहां से न सिर्फ रकम का थैला बल्कि हेरोइन भी बरामद हो गई। मुझे 2 करोड़ की मसरूका रकम पर 10% इनाम के अलावा राजपाल स्मगलर की गिरफ्तारी पर 5 लाख भी मिल गए। वो इश्तिहारी मुजरिम था। कांता ने मेरे लिए गड़ा खोदा था और खुद इसमें जा गिरी थी। अब वो दोनों सरकारी मेहमान हैं। उनकी जिंदगी वाकई बदल गई है, जबकि मैं और शंकर एक होटल चला रहे हैं। कमला को इसके पति ने तलाक दे दी थी, क्योंकि इसने अनजाने रास्ते पर चलने से इनकार कर दिया। वो अब मेरी पत्नी है। उसने होटल का किचन संभाला हुआ है। वो इतने उम्दा और जायकादार खाने पकाती है कि लोग उंगलियां चाट लेते हैं। कभी आप भी हमारे यहाँ तशरीफ लाएं।